देखिए जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था, आपको याद होगा, ये था 0 से sin x इंटू एक्स। इसका मैंने ग्राफ से आपको बताया हुआ था, 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, और यहाँ पे देखो ध्यान से 2π हो गया। तो 0 से π/2 के बीच में ये ग्राफ होता है। इसके बाद पाई से लेकर 2π के बीच में बताया गया था, ये -1 हो गया। तो देखो इसका एरिया ये एक्सप्लेन कर चुका था मैं, ये मैं इसलिए केवल बता दूँ कि इसको आप याद रखना। ये देखो ध्यान से यहाँ तक पाई हो गया, और ये -1 है, इसका मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक -1 हो गया। तो इसका अगर हम पूरे की बात करें तो ये -π हो जाएगा। एरिया नहीं निकालना, अगर एरिया पूछा जाता फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर होता पाई। चूंकि एरिया कोई माइनस नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन आप निकाल रहे तो इसकी वैल्यू पाई होगी। इसको देखो याद रखना आप लोग एज ए रिजल्ट। अगर यहाँ कॉस की जगह साइन की अगर हम कर दें तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, साइन तो है ही, अगर साइन की जगह हम यहाँ पे कॉस कर दें तो ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू आप फिर से निकाल लोगे, ये -π। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। देखो मैं इसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको और आगे बताऊं, इसके बाद एक आध टॉपिक में और आपको बताने जा रहा हूँ। पहले एक दो क्वेश्चन और देखिए, ध्यान से समझिएगा। GIF पे बेस एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो एक क्वेश्चन ये दिया गया है, 0 से इन्फिनिटी 2e⁻x dx, ये GIF है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखो। आपको ये पता है सबको कि जितने भी GIF फंक्शन होते हैं वो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। जितने भी GIF फंक्शंस होते हैं वो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो हमको ये देखना होगा कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये कब कब इंटीजर देगा। 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये कब कब इंटीजर देगा, मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू देखिए ध्यान से, आपको यहाँ से लेना है 0 से और कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक। y एक्सिस के लेफ्ट की वैल्यू आपसे नहीं पूछी जा रही है ना, ये पोर्शन आपको नहीं लेना है। तो 0 से शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 करते हैं, सॉल्व किसको हम कर दें, देखो ध्यान से e⁻x को। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर दें तो y कितना आ जाएगा, ये इतना आ गया। इसका मतलब ये है कि जब ये 0 होगा तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी ये इतनी आएगी, और जब x की वैल्यू हम इनफाइनाइट के यहाँ पे लेंगे तो y देखिए हो जाएगा e⁻∞, यानी ये 0 हो गए, यानी कि 2 से लेके ये 0 तक वेरी करेगा। अगर x की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम जाते हैं तो यह जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो 0 से लेके 2 के बीच में वेरी करेगा। और आप क्या क्या जानते हो कि जितने भी फंक्शंस होते हैं GIF वो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। तो इन दोनों के बीच में केवल एक इंटीजर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो फंक्शन होगा वह x = 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। आप इसका ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पे आप शुरू करो यहाँ से, ये ऐसे चलता चला जाएगा। ये x = 0 पे आपने वैल्यू निकाला, ऐसे ग्राफ आपका होगा, जानते हैं आप लोग। लेकिन चूंकि x की वैल्यू 0 से ही लेनी है तो इसके इधर आप नहीं जाएंगे लेफ्ट में। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट आपको पता है, जब हम इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं तो ये 0 हो गया, बीच में यहाँ कहीं पे 1 आएगा, y की वैल्यू 1। तो जब ये 1 होगा, x की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आपको नहीं पता है। ये ध्यान से देखो, ये x की वैल्यू होती है, x = 0 से x = इनफाइनाइट के बीच में जा रहे हो तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे इस पूरे की वैल्यू किसकी, y की वैल्यू 1 आएगी। तो जब ये 1 आएगा तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन आपका GIF कंटिन्यूअस कब नहीं होता, जब ये पूरी की पूरी x इंटीजर नहीं, जिसका आप GIF ले रहे हो वह इंटीजर जब होगा तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये पूरा 0 से 2 के बीच में कहीं 1 आएगा, तो 1 कब आएगा पहले हम ये निकाल लेते हैं। क्योंकि जब इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, x की वह वैल्यू जिसके लिए पूरे का पूरा 1 हो जाए, उस पॉइंट पे ये GIF आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो 1 कब होगा पहले हम ये निकालते हैं। कैसे निकालेंगे,
इस पूरे को अगर हम y बोले तो y की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो ये देखिए कितना हो गया, -x = 1, y की जगह मैंने 1 रख दिया। अब यहाँ से देखो इसको अगर हम इधर भेज दें तो ये हो गया e⁻−x = ½ x की वैल्यू निकालनी है, आप log ले लो, तो ये हो गया -x की वैल्यू log ½ यानी x की यहाँ से वैल्यू आ गई log 2 बेस e, ये x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 से चलेंगे तो 0 से हमको इस पॉइंट तक फंक्शन को ब्रेक करना होगा, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू आप ये लोगे ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ये देखिए 0 से चलना शुरू किए और यहाँ पे ये वैल्यू x की आ जाएगी ln ये, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं e⁻−x का GIF प्लस जब यहाँ से हम चलेंगे ln 2 से, तो अब इसके बाद देखो ध्यान से आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, यह जो वैल्यू आई थी ये आ गया इतना। अब इसके बाद जब हम आगे की ओर जाते हैं तो यह जो वैल्यू थी ये देखो ध्यान से 1 से कम हो जाएगा। अब 1 से कम किसी भी नंबर का GIF जो होता है वो 0 होता है ना। 1 से कम किसी भी नंबर का GIF 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ये आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, ln 2 से आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये वैल्यू हो जाएगी e⁻−x। अब देखो ध्यान से फंक्शन आपको पता है, देख के लग रहा है कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, आगे आप सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक देखिए इसको कितना आएगा, हो गया होगा आई थिंक। यहाँ पे देखो ध्यान से 0 से ln 2, x की वैल्यू अगर हम 0 से लेके ln 2 तक यहाँ पे अगर हम हैं तो ग्राफ देखो ध्यान से, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है क्या होगा। अगर ग्राफ आता है तो काफ़ी सिंपल है, x = 0 से लेके ln 2 के बीच में देखो ध्यान से ग्राफ आपका ये है, और यह जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये पॉइंट आपको पता है 1 है, ये पॉइंट आपको पता है 2 है, तो 1 और 2 के बीच का कोई भी अगर हम नंबर लेंगे तो उसका GIF 1 आएगा। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 1 आ गई, यानी ये हो गया 0 से ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, प्लस आगे यहाँ से अगर हम इनफाइनाइट तक जाते हैं तो ये पूरी वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक ये पूरी वैल्यू 1 से कम है, और 1 से कम कोई भी अगर हम नंबर लेंगे तो उसका GIF 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अब ये 0 हो गया, ये x हो जाएगा ln 2 - 0, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली ये बताने का पर्पस केवल इतना था कि अगर कोई क्वेश्चन GIF फॉर्म में दिया गया है तो हर एक पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन मतलब y जहाँ पे इंटीजर होगा, हर एक पॉइंट पे फंक्शन को आपको वहाँ पे ब्रेक करना ही होगा। a से b f(x) = a से c + c से b वाला फॉर्मूला वाला कंसेप्ट आपको यूज करना ही होगा। एक दो क्वेश्चन इस पे और देखिए, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन दिया गया है 0 से 5π/12, और मान लेते हैं क्वेश्चन है ये tan x, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे फिर से ब्रैकेट आप देखो GIF है, सो क्वेश्चन 0 से 5π/12, 5π/12 का मतलब आप देखो यहाँ पाई 180 होता है, तो 15 5 75, 0 से 75 के बीच में tan x GIF को इंटीग्रेट करना है। अब देखो ध्यान से कंसेप्ट, एक दो क्वेश्चन पे आप फोकस करो, ध्यान से करो, क्वेश्चन ना है कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि 0 से लेके ये जो भी वैल्यू है 75 है, मान लेते हैं ये a है, तो 0 से लेके a तक हर एक पॉइंट पे, 0 से लेके a तक हर एक पॉइंट पे जहाँ पे tan x की वैल्यू इंटीजर है, आप इसको अलग अलग ब्रेक कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि tan x की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से tan x जो होता है इसका ये ग्राफ कुछ ऐसे हो गए, 0 से ही बात कर रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं, ये 0 हो गया। ये आपको पता है कि π/4 अगर हम लेंगे तो उस केस में tan x की वैल्यू 1 होती है। तो एक तो आपको यहाँ पे मिल गया कि π/4 पे वैल्यू 1 होती है। कहाँ तक हम जाएं, ये भी आप जानते हैं कि यह जो पॉइंट होता है ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे इनफाइनाइट होता है। तो अब 0 से लेके आपको 90 तक नहीं जाना है, 75 तक जाना है, 5π/12 तक जाना है, 75 कहीं बीच में आएगा। तो 0 से लेके 75 तक अब देखो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगी, पहले तो हमको ये निकालना होगा।
ये यहाँ कहीं हो गया 5/12। तो 0 से लेके 75 तक कितनी इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, पहले तो हमको ये पता करना होगा। अब ये कैसे पता करें, तो पहला काम हम ये करने जा रहे हैं कि 75 जो है, tan 75 की हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे tan x का GIF लिया गया है, तो हमको ये देखना होगा कि tan x जो होगा वो 75 पे कितना जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले अगर हम tan 75 की वैल्यू निकाल लें, आई थिंक आप लोग को ये याद होगा, आई थिंक ये होता है 2 प्लस रूट थ्री। आप यहाँ tan a प्लस डी का फॉर्मूला यूज कर देंगे, आ जाएगा। तो ये देखो ध्यान से कितना हो गया, प्लस रूट थ्री का मतलब हो गया 1.7, यानी हो गया 3.73। इसका मतलब ये हुआ कि tan 75 जो है ये 3.73 हो गया। इट मीन्स कि जब यहाँ पे x की वैल्यू हम 75 लेंगे तो उस केस में यह जो वैल्यू होगी ये होगा 3.73, है ना। अब 0 से लेके 3.73 तक जाना है। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ये रखते हैं 75, तो tan 75 जो होगा उसकी वैल्यू आ गई 3.73। अब अगर इतना आपने कर लिया तो क्वेश्चन देखो काफी सिंपल, आपको शायद देखने लगा होगा इसका आंसर। ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी ये 0 से लेके यहाँ तक जा रहा है। अब 0 से लेके यहाँ तक जितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। उन सारे पॉइंट पे जहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू इंटीजर है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 से लेके 3.75 तक जा रहा है, तो 0 से लेके 3.75 में देखो एक इंटीजर आपको 1 मिलेगा, ऐसे एक ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा, ये 3 इंटीजर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। कब, जब tan x की वैल्यू 1 हो जाए। tan x की वैल्यू देखो ध्यान से, इन सारे पॉइंट्स पे अगर tan x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, फिर ऐसे 2 और 3 लेते हैं, तो इन सारे पॉइंट पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ तक जाना है, ये आप जानते हो कि यह वैल्यू जो होती है लोअर और अपर वैल्यू, यह उस वेरिएबल की होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे tan x इक्वल्स टू 1 से काम नहीं चलेगा, आपको x की वैल्यू लिखनी होगी। तो देखो x कैसे लिखेंगे, 0 से चलना शुरू करते हैं, 0 से पहला इंटीजर आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे tan x की वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे आ गए tan इनवर्स 1। आप चाहे तो π/4 लिख सकते हैं क्योंकि आपको वैल्यू पता है। यहाँ पे tan इनवर्स 1 हो गया, और ये वैल्यू हम ऐसे ही लिख देते हैं प्लस। और आगे चलते हैं, tan इनवर्स 1 से आगे tan इनवर्स 2 तक। क्यों, अगर tan x की वैल्यू ये है तो यहाँ से x कितना आएगा, tan इनवर्स 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये हो गया tan x। और आगे चलते हैं, इसके बाद एक पॉइंट ये भी है, तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 2 से लेके tan इनवर्स 3 तक। tan x की वैल्यू जब 3 है तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये वापस हो गया tan x का GIF। अब इसके बाद और अगर हम आगे चलें तो अब आप कहोगे कि सर इसके बाद तो 3 के बाद 4 आता है, बिल्कुल 4 आता है, आपको 4 तक नहीं जाना है, आपको 75 तक जाना था, और 75 पे वैल्यू तो आपको ये है ना 3.73, तो यहाँ तक तो आप जाओगे, 4 तक आप नहीं जाओगे। तो इसके बाद ये हो गया tan इनवर्स 3 से लेके 5π/12 तक, सॉरी tan x ये हो गया। ये केवल ब्रेक करना आपको आना चाहिए, अगर ये आ जाता है तो GIF में इससे अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला है। और कितना भी बढ़िया क्वेश्चन हो, कंसेप्ट अगर आपको आ रहा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 0 से इसके बीच में आई थिंक अब आप कर दोगे, 0 से π/4 के बीच में ये ग्राफ आपका हो गया, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच का GIF 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, ये पूरी वैल्यू, और ये पूरी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब आपको आंसर दिख रहा होगा, 0 से ये हो गया tan इनवर्स 1, यहाँ पे 0 हो गया, tan इनवर्स 1 से लेके अगर हम आगे चलें tan इनवर्स 2 तक तो ये 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स अगर हम 3 तक जाएं तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ नीचे लिख देते हैं
tan इनवर्स 3 से 5/12 तक अगर हम जाएँ तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 3 हो गया। बाकी अब इंटीग्रेशन है, सिंपल आप कर लेंगे। तो ये बेसिकली देखो कुछ क्वेश्चंस हो गए, कैसे सॉल्व करना है, कैसे ब्रेक करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक आखिरी क्वेश्चन देखो इस फॉर्म का आपको मैं बताऊं, एक क्वेश्चन और देखो इस पे बेस, उसके बाद आगे अगर आप लोगों को पूछना है तो आप पूछना जरूर से। मान लो क्वेश्चन एक ये दिया गया है, तो फिर से यहाँ पे GIF दिया गया x² - x+1 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना। अब देखो यहाँ पे x होता तो सिंपल था, अगर यहाँ पे x होता तो x जो होता है हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे 1 2 3 4 5 पे कंटिन्यूस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं, x² - x+1 दिया गया है। अब इसको हम करें कैसे? तो देखो ध्यान से, 0 से 2 के बीच में अगर हम जाएं तो एक चीज़ तो हमारे दिमाग में आता है कि 0 और 2 के बीच में एक इंटीग्रल तो 1 होता है ना, एक 1 तो होता ही होता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का पहले एक आसान सा तरीका देखो, अगर आपको ग्राफ आता है तो आप यहाँ पे अगर y = x² - x+1 का ग्राफ बना देंगे ना, तो आपका क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ये 0 हो गया, बीच में कहीं पे पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ तक आपको जाना है 0 से लेकर 2 तक। ये x अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 1 आ गया, ये मान लेते हैं 1। x = 0 पे y 1 आ गया। अच्छा, अब इसका जो ग्राफ होगा आपको पता ही कुछ ऐसे होता है, चूंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस में है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे b² - 4ac निकालें, देखो तो b² - 4ac अगर हम निकालेंगे तो लेस देन 0 आ रहा है, b² - 4ac अगर हम निकालें तो लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यह जो कर्व होगा यह कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसे ही आई थिंक चला जाएगा, इधर है तो इससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा तो थोड़ा सा और कायदे से देख लेते हैं, पहले इसको समझ लो। y दिया गया है, अगर हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा x - हाफ का होल स्क्वायर -1/4 + 1, आप सीधे वैल्यू भी निकाल सकते हो, -b/2 है -b² - 4ac 4a करके। ये देखो कितना हो गया, y = x - हाफ होल स्क्वायर और प्लस में 3/4। और y की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे आएगी, ये वाली वैल्यू है मिनिमम, कितनी आएगी, y की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी जब ये 0 हो जाए, x = हाफ जब हम रखेंगे तो इसका मतलब ये आपको पता चल गया, ये पॉइंट है हाफ। और इस केस पे जो वैल्यू आएगी देखो ध्यान से, ये आपको मिल गया यहाँ से यहाँ तक कितना, 3/4। जब ये 0 होगा तो y = 3/4 हो गया। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आप घबराना मत, आपका आंसर इसके बिना भी आएगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपको आती हैं तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान से, अगर आपने इतना किया तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो फिर वही होता है कि यहाँ से इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हम निकाल। अब देखो मैथमेटिकल अगर इसको मैं समझाऊंगा आपको, ये एक बेसिक सी चीज़ थी, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका भी मैं यूज़ करने वाला हूँ फिर से। लेकिन हाँ, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये ग्राफ आपको आ गया, इस फॉर्म में अगर आ गया तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। देखो अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था वहाँ मैंने आपको समझाया था, यहाँ फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी GIF आता है तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन आपका ध्यान रखिएगा कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे पहले समझ लो इसको, अगर हम यहाँ पे फोकस करें जो फंक्शन दिया गया है x² - x+1, तो इसकी देखो इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हो सकता है ये 0 हो जाए, 0 से 2 के बीच में हम चल रहे हैं, हो सकता है ये 1 हो जाए, आपको x की वैल्यू लेनी है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये 2 हो जाए, 0 से लेकर 2 तक जा रहे हैं। अगर ये 0 हो गया, x² - x+1 की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो यहाँ से देखो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये हो गया -b + -b + -b² - 4ac/2a।
माइनस में आ गया, इसका मतलब ये है कि x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका मतलब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो है ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और आगे अगर हम चले, अगर हम 1 लेते हैं तो अब देखो क्या हुआ, ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 0 हो गई, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यानी ये जो कर्व आपने बनाया हुआ है इसी का आपने कर्व बनाया हुआ है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो होगा ये 1 तब होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो है ये 1 तब होगा, देखो 1 यहाँ 2 पॉइंट पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 तब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, ये x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू 1 होगी, यानी ये जो पॉइंट है 1 आ गया। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो है ये 1 तब होगा, 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू हमको चेक करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और 1 आ गई। चलो ठीक है, और आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को अगर हम 2 ले लें तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इधर आया माइनस वन इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, एक हो गया 1 प्लस रूट 5/2 और एक हो जाएगा 1 माइनस रूट 5/2, ये 2 वैल्यू आ गई। तो ये देखो ध्यान से, ये तो माइनस में है, x की यह जो वैल्यू है ये तो माइनस में आ रहा है, 1 माइनस रूट 5 2 पॉइंट समथिंग, तो 1 में से 2 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे, माइनस में आएगा, माइनस तो आपको लेना नहीं x की वैल्यू, चूंकि x की वैल्यू आपको इन दोनों के बीच में लेना है। अब ये देखते हैं 2 से ज़्यादा तो नहीं है, प्लस में तो है, ये देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 2 पॉइंट समथिंग, ये 3 पॉइंट समथिंग बाई 2, ये इसका मतलब 0 और 2 के बीच में है। तो अब इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर हम 0 से 2 के बीच में जाते हैं तो 0 से 2 के बीच में एक पॉइंट x की ये वाली मिलेगी जहां पे फंक्शन आपका इंटीजर होगा। अगर हम 0 से 2 के बीच में जाते हैं तो एक पॉइंट ये ऐसा मिला जो हमारे दिमाग में नहीं रहता, हम क्या करते हैं 0 से 2 तक हम जाते हैं तो एक 1 दिमाग में हमारे होता है कि 1 भाई मिल जाएगा, ठीक है 1 तो मिला, लेकिन 1 के बाद अगर हम x की वैल्यू ये रखेंगे तो फिर से आपका फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू दिस पॉइंट पे फंक्शन जो है वह आपका इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ at x equals to 1 plus root 5/2 this function is discontinuous, hence we cannot integrate this function at x equals to this। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 2 के बीच में अब देखो आपको 2 पॉइंट मिले, एक तो 1 मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा, जब x की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 रखा हुआ था, जब x की वैल्यू जब आपने इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू 1 मिला जो कि इसके बीच में है, तो एक तो x इक्वल्स टू 1 मिला जहां पे पूरे की पूरी वैल्यू इंटीग्रल हो गई, और एक क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 प्लस रूट 5/2 मिला जहां पे इस पूरे की वैल्यू फिर से इंटीजर आ गई, तो 2 पॉइंट मिला, तो इसको हम दोनों पे ऐसे ब्रेक कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक चलते हैं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 से अगर हम आगे जाएंगे तो अब देखो ध्यान से 1 से 2 पे नहीं जाना है, 1 से इस पॉइंट पे जाना है, 1 प्लस रूट 5/2 और यहाँ फिर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, और इसके बाद अगला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, तो इसके बाद देखो आएगा इसके बाद देखिए आपको मिल जाएगा प्लस 1 प्लस रूट 5/2 से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, तो ये जरूर से आप देख लीजिएगा, बाकी सिंपल है, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और आप इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कैसे ब्रेक करना है, बेसिकली बताने का पर्पज इतना था। तो तीसरी प्रॉपर्टी देखिए थी, इसके बाद देखिए अगली प्रॉपर्टी आती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इंटीग्रेशन में, इसका बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे आप स्कूलिंग करिए चाहे आप तैयारी करिए, ये जो प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं इसका यूज आपको आना चाहिए। तो थोड़ा सा इसका बेसिक देखिए, उसके बाद आगे फिर बताएंगे आपको। अगर कहीं पे लिखा गया है a से b fx dx, तो यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है a से b f
x को हम रिप्लेस कर देते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। x को हम देखो यहाँ रिप्लेस करने जा रहे हैं किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से मैंने रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब ध्यान से आप देखो, बेसिकली यहाँ पे मैंने किया क्या, जो वेरिएबल था इसको मैंने रिप्लेस किया सम ऑफ लिमिट माइनस वेरिएबल से। तो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कहीं सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे अगर आप वेरिएबल को सम ऑफ लिमिट माइनस वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a से b एफ एक्स डी एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं a से b f वेरिएबल, देखो वेरिएबल को रिप्लेस करें, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो x को रिप्लेस किए किससे, सम ऑफ लिमिट, दोनों लिमिट का सम a प्लस बी माइनस वेरिएबल माइनस एक्स। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ठीक है, ये हो गया। प्रॉब्लम तो ये होती है ना कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है। जैसे पिछली बार आपको बताया गया कि अगर हमको अलग अलग ब्रेक करना है तो हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको, वैसे ही इसका यूज हमें कहाँ पे करना है, कैसे हम सॉल्व करें इसको, तो वो बताने जा रहे हैं। उससे पहले इसका प्रूफ आप देख लो। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम, इसका प्रूफ अगर मैं बताऊं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे आरएचएस लेके सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस पूरे को मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स को v। तो जब आप मानेंगे तो अब देखो क्या होगा, ये हो गया a प्लस बी माइनस एक्स को आपने v माना तो ये हो गया f ऑफ v। अब x तो कहीं आना नहीं चाहिए, जैसे ही मानते हैं इसको हम तुरंत डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो गया माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। एक्स का 1 हो जाएगा, वहाँ डी वी बाई डी एक्स हो गया। तो यहाँ से देखो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी वी आ गई, तो ये माइनस हो गया और ये डी वी हो गया। अब एक लाइन और आप ध्यान करिए, बताया गया है कि यह जो लोअर और अपर लिमिट होता है या उस वेरिएबल का होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ वेरिएबल एक्स नहीं है, वी है, तो अब यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये वी की आएगी। कैसे आएगी, ये आपने माना हुआ है, यहाँ पे x की जगह एक बार आप a रखो, एक बार x की जगह आप b रखो। तो यहाँ देखो नीचे a था, तो a रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो v के नीचे वाली वैल्यू आएगी। कितना आएगा, यहाँ a रखो आप, तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया। जब x की वैल्यू a है तो उस केस में v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। और जब x की वैल्यू b यहाँ पे आप रखेंगे तो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a बचा, तो ये वैल्यू आपकी a आ जाएगी। तो यह जो पूरी वैल्यू थी a से b f a प्लस बी माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ b से a f v डी वी। अब सेकंड प्रॉपर्टी याद करिए कि अगर इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज करें तो एक माइनस साइन आ जाएगा, यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं, माइनस था एक माइनस और आ जाएगा, प्लस a नीचे आ गया और b ऊपर चला गया, f ऑफ v डी वी। इसके बाद अब आप पहले प्रॉपर्टी यूज करो। पहला क्या बताया गया था कि अगर लीनियर वेरिएबल को किसी दूसरे हम लीनियर वेरिएबल से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a से b f ऑफ v की जगह आप लिख सकते हैं x। तो a से b यह जो पूरी वैल्यू थी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं a से b f x डी एक्स। यही प्रॉपर्टी बताई गई थी। अब इसका यूज देखो, ध्यान से समझिएगा कैसे हम करेंगे, कहाँ पे करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन में अगर साइन एक्स या कॉस एक्स या दोनों दिया गया है, अगर साइन एक्स दिया गया हो या कॉस एक्स दिया गया हो या दोनों दिया गया हो, तो ऐसे केसेस में जनरली हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो चाहे दोनों हो, ऐसे केसेस में हम इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, पहला। दूसरा, अगर किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, एग्जांपल देखते चलो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है 0 से मान लेते हैं π/2 लिखा गया है, या और चलो 0 ही कर दिए। यहाँ पे मान लो लिखा गया साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स आए चाहे कॉस एक्स आए चाहे दोनों आ जाए, यहाँ पे देखो साइन कॉस दोनों दिया गया है, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये बता रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ लिमिट आपको दिख जाए, अगर किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ लिमिट आपको दिख जाए तो वहां पे आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में ही लिखता हूँ, मान लेते हैं ए से बी दिया गया है एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मान लो ये दिया गया है। अब क्वेश्चन देखो क्या है कि यह जो फंक्शन है इसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो किसके बीच में, ए से बी के बीच में। तो यहाँ देखो क्या बोला गया है कि सम ऑफ लिमिट बी और ए, ये दो लिमिट हो गए, अगर हम दोनों को सम करें कितना है ए प्लस बी। अगर किसी भी क्वेश्चन में ए प्लस बी दिखे, यहाँ देखिए ए प्लस बी दिख रहा है, अगर ए प्लस बी दिखे तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम फिर से इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तीसरा, अगर एक ही क्वेश्चन में दो फंक्शन एक साथ आ जाए, अगर दो अलग अलग फंक्शन गिवन हो तो उस केस में फिर से हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया, सपोज करो 0 से π/2 मैंने लिख लिया x sin x अपॉन में sin x प्लस cos x। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया, x अलजेब्रिक फंक्शन हो गया बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे sin x बिल्कुल अलग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो अगर किसी भी एक क्वेश्चन में दो अलग अलग फंक्शन दे दिए जाए तो यहाँ पे सॉल्व करते समय फिर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो तीन केस बताया गया, साइन या कॉस अगर दोनों आ जाए तो, अगर सम ऑफ लिमिट आपको दे दिया जाए तो, और या तो दो अलग अलग फंक्शन दे दिए जाए तो। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा गया π/6 से π/3 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x। साइन और कॉस दोनों को दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि x को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, x मतलब वेरिएबल को रिप्लेस करने जा रहे हैं। सम ऑफ लिमिट दोनों का सम π/6 प्लस π/3 माइनस x से, ये कितना हो गया π/2 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं π/2 माइनस x से। तो देखो ध्यान से, जब इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं तो मान लेते हैं कि ये i के इक्वल है। जो क्वेश्चन दिया गया इसको हम i मान लेते हैं। अब इसी i को हम देखो ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे π/6 से π/3, और x को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं π/2 माइनस x से। तो जब यहाँ पे हम लिखेंगे π/2 माइनस x तो साइन π/2 माइनस x लिख देते हैं, अपॉन में नीचे प्लस में जहां जहां x आपको दिखेगा वहां पे आप π/2 माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 था जो दिया गया था। अब ये देखो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 से π/3, ये हो गया cos x, नीचे हो गया cos x प्लस में sin x, है ना। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब आप दोनों को प्लस कर दो, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ देखो i प्लस i, देखो हो गया π/6 से π/3, नीचे देखो ध्यान से दोनों वैल्यू सेम है sin x प्लस cos x, और ऊपर भी देखो ध्यान से यही आया sin x प्लस cos x। ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2i इक्वल्स टू π/6 से π/3, यहाँ पे 1 हो गया। अब 1 का आप जानते हैं x होता है ना, आगे आप सॉल्व कर देंगे। तो ये देखो एक मैंने एग्जांपल लिया, इस पे बेस जो प्रॉपर्टी है उसका, बाकी इस पे क्वेश्चंस मैं आगे कराऊंगा। इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप पूछिए। थैंक यू।